नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर यूपेश कुमार और आप जो देख रहे हैं हम लोग मध्य भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं जिसमें सल्तनत काल को पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल के अंतर्गत जो है सैयद वंश देख रहे हैं। तो सैयद वंश को आज हम पूरे डीप से देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक कोई शासक नहीं बैठेगा और ज़्यादा टाइम तक टाइम पीरियड नहीं है इस वंश का। फिर भी हमको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। तो हम लोग सैयद वंश देखेंगे जिनका जो शासनकाल माना गया है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि जो सैयद वंश है ये दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन करने वाला चौथे नंबर का वंश था। और देखेंगे कि इनका जो शासन काल है वो कब से कब माना गया है, 1414 से लेकर 1451 तक माना गया है। और ये जो है तुगलक वंश के बाद इनका जो राज्य होता है, और ये जो है मुस्लिमों की जो तुर्क जाति है उसका आखिरी राजवंश था। सैयद वंश के जो शासक होंगे उनमें सबसे पहला है वो सैयद खिजरा खां, जो कि 1414 से 1421 तक शासन करेगा। इनको ही संस्थापक कहा गया है, खिजरा खां को। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो शासक होगा वो है मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 तक शासन करेगा। ठीक है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक है वो है मोहम्मद शाह, जो कि 1434 से 1445 तक शासन करने वाला है। और अंतिम जो शासक होगा आलम शाह होगा, और आलम शाह जो कि 1445 से लेकर के, ठीक है, ये जो है 1451 तक करते हैं। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे 1451 तक। ठीक है। अब देखते हैं जो खिजरा खां हैं वो सैयद वंश की उनके द्वारा स्थापना की जाती है। कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कृपया उन मिस्टेक्स को हम यहाँ करेक्ट कर लेंगे। तो जो खिजरा खां है उनके द्वारा क्या की जाती है, सैयद वंश की स्थापना की जाती है। और जो है 1414 ईस्वी में ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है और इन्होंने अपना सुल्तान की उपाधि ये धारण कर लेता है और अपने आप को एक और उपाधि देता है, रैयते आला। मतलब देखिए ये सुल्तान सबसे पहला, ये पहला सुल्तान होगा दिल्ली सल्तनत का जो स्वयं सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करेगा बल्कि रैयते आला के रूप में उपाधि धारण करेगा। चूंकि हम लोग जानते हैं इसके पहले देखे थे कि तैमूर लंग का जो है यहाँ पे क्या होगा, आक्रमण होगा, और आक्रमण के पश्चात वो खिजरा खां को अपना जो साम्राज्य है वो सौंप कर चले जाता है। तो जो एक खिजरा खां है वो क्या करता है, वो जो तैमूर का पुत्र होता है शाहरुख, तो उस वही शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में वो शासन करता है। और इंडिया से उनको क्या भेजा जाता है, भारत से उनको टैक्स भेजा जाता है। किनके द्वारा, वो खिजरा खां के द्वारा। इसीलिए इनके द्वारा डायरेक्टली सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयते आला की उपाधि धारण की जाती है। और देखते हैं जब भारत को लूट कर ये तैमूर लंग वापस जा रहा था तो खिजरा खां को मुल्तान, ठीक है, देखिए मुल्तान है, लाहौर है और दीपालपुर, इतने जगहों का इनको शासक नियुक्त कर देता है। और खिजरा खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान और सिंध दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाता है। ठीक है। और देखेंगे कि सुल्तान को राजस्व वसूलने के लिए प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम खुदवाए। देखिए ये जो वंश चल रहा है वो सैयद, लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया, तुगलक सुल्तानों का जो है नाम खुदवाया गया। फरिश्ता ने खिजरा खां को एक न्यायप्रिय और उदार शासक बतलाया। जो फरिश्ता है इतिहासकार तत्कालीन, वो क्या करता है कि खिजरा खां एक न्यायप्रिय और उदार शासक था। इनकी मृत्यु देखेंगे कि मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु जो होती है 20 मई 1421 को खिजरा खां की मृत्यु हो जाती है। और फरिश्ता इनके बारे में फिर से लिखता है कि खिजरा खां की मृत्यु युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। चूंकि देखो ये जो सुल्तान है ये बहुत ही न्यायप्रिय और लोकप्रिय होता है, चूंकि ये कभी भी अपने आप को एक सम्राट के रूप में न प्रस्तुत करके केवल एक रैयते आला के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके बाद जो अगला शासक होने वाला है वो होगा हमारा मुबारक शाह खिलजी, सॉरी मुबारक शाह, ठीक है, ये मुबारक शाह। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम लोग सैयद वंश। तो इनका जो शासनकाल माना गया है 1421 से 1434 तक। तो खिजरा खां की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की सत्ता पर बैठता है और अपनी पिता के विपरीत, देखिए इनके पिता के द्वारा कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया जाता, लेकिन ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है। देखेंगे कि मुबारक शाह के द्वारा जो कुछ कार्य कराए जाते हैं उन कार्यों को देखने वाले हैं।
इन्होंने क्या किया, यमुना नदी के किनारे 1434 में मुबारकबाद, ठीक है, अपने नाम पे ही क्या किया, 1434 में मुबारकबाद नामक शहर की स्थापना करवाया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण किया, और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया, शाह की उपाधि धारण किया, और अपने नाम का सिक्का इन्होंने जारी किया। चूंकि इनके पूर्व इनके पिता के द्वारा तुगलकों का जो सिक्का जारी किया जाता था, लेकिन मुबारक शाह ने क्या किया, अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। उन्होंने अपने नाम से खुतबा, ठीक है, ये खुतबा पढ़वाया जो कि प्रशंसनात्मक रचना है, और विदेशी स्वामित्व का इन्होंने अंत कर दिया। देखते हैं, इसके पहले जो शाहरुख के अधीन जो है, शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया जा रहा था खिजरा खां के द्वारा, वो अब समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा, मुबारक शाह के द्वारा। ठीक है, मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख होता है। ठीक है, इस समय दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख होता है, इसके बारे में भी देखते हैं। उन्होंने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को राजाश्रय प्रदान किया। यह भी एक तत्कालीन इतिहासकार है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनको क्या किया गया, राजकीय जो है आश्रय प्रदान किया गया। उनके ग्रंथ तारीख मुबारक शाही, ठीक है, मुबारक, ये सुल्तान मुबारक शाह के बारे में लिखा गया है तारीख मुबारक शाही, जिससे उस काल के विषय में हमको विस्तृत रूप से जानकारियां प्राप्त होती है। देखेंगे कि मृत्यु मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने, ठीक है, ये देखते हैं, ये जो व्यक्ति है सरवर उल मुल्क, ये क्या करता है, एक षड्यंत्र रच देता है, और उस षड्यंत्र के तहत ये जो सुल्तान है मुबारक शाह, उनकी हत्या कर दी जाती है। कब, 19 फरवरी 1434 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी जाती है। अब मुबारक शाह के बाद जो अगला सुल्तान आएगा वो है मोहम्मद शाह। ठीक है, कौन सा है, मोहम्मद शाह, और जो इनका जो शासनकाल माना गया है वो है 1434 से 1445 तक। ठीक है, अब मुबारक शाह ने दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह, मोहम्मद बिन खरीद खां, ठीक है, इनको क्या किया गया, वजीर सरवर उल मुल्क ने अन्य अमीरों के साथ मिलकर 19 फरवरी को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ठीक है, कब बना दिया, 19 फरवरी और 1434 को इनको सुल्तान बना दिया। और उसने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खाना की उपाधि दी। ठीक है, बहलोल को क्या दी, खाना की उपाधि दी। मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था, चूंकि वो तो किनके द्वारा बनाया गया था, वजीर सरवर उल मुल्क के द्वारा बनाया गया था, और शासन पर पूर्ण नियंत्रण अब वजीर का था। ठीक है, यही व्यक्ति जो क्या करता है, इसके पहले इसके पूर्व शासक को मुबारक शाह को षड्यंत्र के जरिए मार देता है, उनका अब पूर्ण रूप से राज्य पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब देखते हैं, मोहम्मद शाह के शासक बनते हैं वजीर ने शस्त्रागार है, ठीक है, क्या है, शस्त्रागार, राजकोष और हाथियों पर आधिपत्य कर लिया। मोहम्मद शाह को मरने के लिए, ठीक है, या उनको मारने के लिए जो वजीर उनका क्या नाम है, सरवर उल मुल्क, वो षड्यंत्र करता है, और इससे पहले ही मोहम्मद शाह ने वजीर उनके जो समर्थक होते हैं उनको सबको मार देता है। ठीक है, और मोहम्मद शाह ने कमाल उल मुल्क को नया एक वजीर बना लिया। इसके बाद देखते हैं कि 1440 में महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया, लेकिन युद्ध के बाद दोनों के बीच में संधि हो जाती है, और बहलोल लोदी को महमूद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दे दी। मृत्यु देखेंगे कि बहलोल लोदी जो है 1443 में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया, और इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान उनकी मृत्यु 1445 में मानते हैं। किनकी मृत्यु, मोहम्मद शाह की मृत्यु। इसके बाद देखते हैं कि जो ये शाह आलम शाह है, जो कि 1445 से 1451, ठीक है, जो आलम शाह है, जिनको अलाउद्दीन शाह भी कहा गया है, ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। 1445 में जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद सरदारों ने उनके पुत्र को अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि से इस राज्य का जो शासक घोषित कर देता है। अब केवल दिल्ली शहर और अगल बगल के गांव ही उनके अधीन में बचे हुए होते हैं, और आलम शाह बहुत कमजोर और अयोग्य होता है। अतः 1451 में दिल्ली का जो राज सिंहासन है, ठीक है, जो थ्रोन है, दिल्ली का थ्रोन, उस पर कौन काबिज हो जाएगा, वो लोधी को दे देता है, और चुपचाप वहां से कहां चले जाएगा, अपने प्रिय स्थान बदायूं चले जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जो है उनकी मृत्यु 1451
76 में जो है अलाउद्दीन शाह आलम शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से एक जो महत्वपूर्ण वंश होता है सैयद वंश, उसकी समाप्ति हो जाएगी और अगला जो शासक बनेगा वो लोदी वंश से बनेगा। बहलोल लोदी इसका संस्थापक होगा। तो लोदी वंश में हम पूरी डीप से देखने वाले हैं इस सेशन को। तब तक के आप सभी पढ़ाई करते रहें और नोट्स को रिव्यू करते रहें। थैंक यू।